एक तरफ बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। दरअसल एक तो राष्ट्रपति की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह अमित शाह मिलने के लिए पहुंच गए जेपी नड्डा से। अब कई तरह की खबरें चल रही हैं, जिनमें से एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है तो इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन तीसरी बात जो इस वक्त सोशल मीडिया के गलियारों में घूम रही है वो ये भी है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर चर्चा हुई। आज मैं यही समझने की कोशिश करूंगी और आपको भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने रहे इन मुलाकातों के। अनुपम जी, देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमें यह देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं या नहीं जाते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मिलने जाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। हां, लेकिन जो कल रात में देर रात तक जो घटनाक्रम हुआ है वो इशारा कर रहा है कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये क्यों ये इशारा कर रहा है कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के लेवल पर इतनी बड़ी बैठक जो एक जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, और उसी टाइम में सेम टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के राष्ट्रपति से मुलाकात, ये दो चीजें एक वक्त में हो रही थी। तो एक वक्त में होने का मतलब क्या था? अब जब भी ऐसा होता है या देश में इससे पहले जब भी हुआ है, उसका मतलब यही होता है कि देश कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है, और इसके लिए राष्ट्रपति के पास एक टीम होती है और एक टीम जो इसे कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि देश में कुछ बड़ा फैसला किस मोर्चे पर लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अभी जो एक मोर्चा है जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आपने देखा जब से मणिपुर में यूनियन टेरिटरी लागू किया गया है, मतलब घोषित किया गया मणिपुर को, तब से वहां पर माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब बंगाल के कुछ हिस्से जो जल रहे हैं, जो इस वक्त हिंसा से प्रभावित हैं, वहां पर यह आवाज उठ रही है कि इस राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को अपने इन्हीं मंत्रियों के साथ एक बैठक करनी पड़ेगी, कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। लेकिन तब होगा जब राज्यपाल वहां के सिफारिश करेंगे केंद्र की सरकार को, और केंद्र की सरकार फिर उस अनुशंसा को आगे बढ़ाएगी। तो मेरे हिसाब से यह काम फिलहाल नहीं होने जा रहा, और कल जो कुछ हुआ है वो इसके लिए नहीं हुआ है। तो फिर किस चीज के लिए हुआ है? अब जो दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक हुई? तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए यह भी नहीं है कि ये जो कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई बातचीत हो, क्योंकि डायरेक्ट राष्ट्रपति का किसी भी पॉलिटिकल फैसले में इंटरफेयर नहीं होता है, ये सबको पता है। अब जो तीसरी बात चल रही है उस तरफ आते हैं कि क्या कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। हां, इसकी पूरी संभावना है कि कैबिनेट में कुछ बहुत व्यापक फेरबदल आपको नजर आए। अब इसे हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी मोदी सरकार में इस वक्त कई ऐसे मंत्री हैं जो इसी साल 75 साल के हो जाएंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, राजनाथ सिंह हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो 74 पार कर चुके हैं और 75 की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या किसी नए चेहरे को या कोई नई वैकेंसी बनने वाली है? और दूसरी बात कि अभी भी मोदी कैबिनेट में करीब जो मेरे हिसाब से 5 जगह खाली हैं, तो उन जगहों को भरने के लिए भी मोदी सरकार कुछ फैसला कर सकती है, या हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे कि मंत्रिमंडल जितना छोटा हो काम उतना ज्यादा हो सकता है। तो 2014 में जब वो बने थे तो इसी हिसाब से वो काम कर रहे थे। मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट उनका एक फॉर्मूला था, उन्होंने ये खुद ये फॉर्मूला दिया था। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वो मतलब इतना है जितना होने चाहिए नॉर्मल। अब यहां पर सवाल यही उठता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा तो कब तक हो सकता है, और उस फेरबदल में क्या कुछ चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। अब देखिए, चूंकि इस वक्त बीजेपी को 2-3 बड़ी चुनौतियां पार करनी है, जिसमें से एक तो बिहार का इलेक्शन है जो इसी साल होना है, और इसके अलावा
एक और मैं मसले पर आऊंगा, वो भी एक गंभीर मामला है, उस पर भी मैं ध्यान खींचूंगा। लेकिन इस वक्त जो दो बड़ी चुनौतियां, एक तो बिहार का इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन जो अगले साल होना है, तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, वो भी अगले साल होना है। और सबसे बड़ी बात जिसको मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तमिलनाडु में परिसीमन अभी होने जा रहा है। परिसीमन जब होगा तो जाहिर सी बात है सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा सीटों की संख्या भी उसमें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और तमिलनाडु में जो परिसीमन हो रहा है, तमिलनाडु के लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का। वहां पर खुद वहां के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनका विरोध सामने, और उन्होंने तो कई मामलों में जो उन्हें पावर नहीं है वो पावर लेने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि हमें स्वायत्त कर दो, मतलब इंडिपेंडेंट हमें कर दो, हमें इतनी आजादी दे दो। स्वायत्त का मतलब जब वो ये कहते हैं तो उनका जो मैं समझ पाया कि वो ये कह रहे जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब जो स्वायत्तिक संस्था है, तो उसी हिसाब से वो अपना फ्रीडम मांग रहे हैं। और शायद उनके इस बात को थोड़ा सा लोगों ने गलत तरीके से लिया कि वो भारत से आजादी चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो ये कहना चाहते थे कि कुछ चीजों में जो हमें पावर नहीं है वो हमें पावर देकर हमें हमारे फैसले पर छोड़ दो, ये वो कहना चाहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 2-3 चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए बीजेपी को अभी आगे अपनी संभावनाएं तलाशनी है। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास लेकर गए हों। अब यहां पर एक पेच और है, बहुत ध्यान से इसे भी समझिएगा। यहां पर एक पेच यह है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लिस्ट लेकर राष्ट्रपति के पास जाते, तो और अगर वो मान लीजिए लिस्ट पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है 24 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे, मेरा ऐसा मानना है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो जाना चाहिए। ये आपको दिख जाता कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई, कोई भी बीजेपी ने ऑफिशियल कुछ भी नहीं किया कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि कई बार तो मोदी सरप्राइज भी करते हैं, तो इस हिसाब से कैबिनेट विस्तार भी नहीं, कोई एक तीसरा मामला हो सकता है जिस पर मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। कोई एक और मामला हो सकता है जो, अब वो मामला क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त एक टकराव की स्थिति बनाई है, और खास तौर पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करीब 48 घंटे पहले, जब हम ये डिबेट कर रहे थे, उससे 48 घंटे पहले एक फैसला सुनाया। वो फैसला क्या है? राज्यपाल जो किसी भी बिल पर लंबे वक्त तक बैठ जाते हैं, मतलब अपने पास होल्ड कर लेते हैं, और राष्ट्रपति कोई बिल जाता है तो महीने कई महीने लग जाते हैं उस पर साइन करने में, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया है। अब इस फैसले के बाद क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से सवाल पूछ दिया है। राष्ट्रपति जो इस देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और उनके पास इस देश में सबसे ज्यादा पावर है, वो इस सारी संस्थाओं से ऊपर हैं वो। तो अब उनसे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में अनुच्छेद 102 का हवाला दिया जा रहा है इसमें, जिसका यह हवाला देकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है, उसमें संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कोई सवाल पूछ सकता है। अब यह गंभीर टकराव की स्थिति आ गई, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मैं समझ पाया हूं, सरकार सुप्रीम कोर्ट पहले भी भिड़ती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से किसी मामले में कहा है कि आप हमें जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर क्या यह नहीं होना चाहिए था, यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो ये चीजें हुई हैं, इसकी वजह से मोदी सरकार अपने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके जरिए कानूनी सलाह ले रही है, और इस पर राष्ट्रपति से मुलाकात करना उनका जरूरी था, क्योंकि सरकार, आपको भी पता है कि अब इस पूरे मामले में सुनवाई भी होने जा रही है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को फिर से अब सुनवाई करनी है, और राज्यपाल किसी बिल को कितने दिन तक रखेगा यह भी राज्यपाल के विवेक पर अभी तक निर्भर करता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरव्यू के बाद, मतलब इस फैसले के बाद, माफ करिएगा, इस फैसले के बाद, इस कमेंट के बाद यह हो गया कि राज्यपाल कितने दिन तक फाइल रख सकता है। जैसे कि कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने तक अगर कोई भी राज्यपाल, गवर्नर साइन नहीं करते हैं फाइल पर, तो अब उस फाइल को हम ये मानेंगे, या कोई सरकार ये मान सकती है कि वो फाइल अप्रूव हो चुकी है। अभी तक क्या होता था, जैसे दिल्ली में लड़ाई इसी बात की थी कि कई महीनों तक
साल साल तक फाइल अटक जाती थी राज्यपाल के पास। तो इस बात की लड़ाई है और एक जो गंभीर ये संकट टकराव की स्थिति पैदा हुई है, मेरे ख्याल में इसी वजह से नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। और मेरे ख्याल में इसी वजह से जब अब हमें यह पता करना बहुत जरूरी है कि जब सारे मंत्रियों की बैठक हो रही थी तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं वो वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे। हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो एडवोकेट जनरल हैं, वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। अगर वो मौजूद हैं तो समझिए कि पूरी चर्चा इसी के इर्द हो रही है। और मेरा यह समझना है कि पूरी चर्चा जो कल हुई या ये इस मीटिंग में जो मीटिंग का जो सार रहा होगा वो इसी के आसपास रहा होगा, क्योंकि सरकार के पास जवाब भी देना है, वक्त भी कम है और सरकार अपने सारे कानूनी पहलुओं को जांच रही है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये मुलाकात तो नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति की, आप उसके मायने आप निकाल रहे हैं? मुलाकात में वो जो बाकी तीन नेताओं की मुलाकात हुई है, वो जो बाकी नेताओं की मुलाकात हुई है, क्योंकि अगर कैबिनेट रिशफल होना था या कैबिनेट विस्तार होता तो अभी तक चीजें आ गई होती बाहर। लेकिन अब चूंकि देखिए अभी तक जो मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि कैबिनेट विस्तार के लिए तुरंत फैसला होता है, मतलब सुबह दिया शाम में शपथ ग्रहण, या सुबह दिया तो अगले सुबह शपथ ग्रहण, यही होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी सीन अभी तक दिखा नहीं। कल रात में मुलाकात हुई है, अभी शाम के वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं और कुछ भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब कैबिनेट विस्तार या मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जो मुलाकातें हुई हैं उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही ना हो। देखिए ये हो सकता है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो टकराव के, हाँ, लेकिन जो टकराव हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि सारी जो चर्चा हुई है या हो रही है वो इसी टकराव के इर्द गिर्द ही हो रही, क्योंकि बहुत गंभीर बात हो जाएगी अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जवाब दे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी क्या कि एक किसी जस्टिस को अगर जवाब दे तो एक परंपरा सी बन जाएगी और फिर बाद में बाकी जो राष्ट्रपति आएंगे उनको भी उस परंपरा को निभाना होगा। अब इसमें यह तय करना है कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए पाते हैं या नहीं है, क्या ऐसा हमारे संविधान में कोई प्रावधान है या नहीं है। तो इन सारे अब चूंकि सरकार तो डायरेक्ट कोर्ट से लड़ नहीं सकती है, जो कानूनी रास्ते हैं संविधान में बनाए हुए उन्हीं रास्तों से बात करना होगा। और राष्ट्रपति से चूंकि पूछा गया तो राष्ट्रपति को इस मामले में पक्ष रखना होगा। तो सरकार, अच्छा कोई देखिए संवैधानिक तौर पर तो यही होता है कि सरकार राष्ट्रपति की सलाह से चलती है। कोई भी सरकार राष्ट्रपति के एक सलाहकार की भूमिका में ही होता है, जहां तक मेरी समझ है। तो वो सलाहकार इस वक्त राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सलाह मशवरा करने गए हों कि इस पर आपको जवाब देना है, आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है ये, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से जो गंभीर विषय है वो यही है। तो संभावनाओं पर हमने बात की, 3-4 ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं जिनमें से एक पर ज्यादा, क्योंकि वो मुद्दा काफी गंभीर है तो उसको लेकर हो सकता है चर्चा हुई हो। बाकी तो जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचा देंगे। आप इस चर्चा को, इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा।